बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीएसई 101 में शॉर्ट लेक्चर नंबर 6 जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। सबसे पहले हम इसकी अंदर जो डेफिनेशंस आ रही हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मास। व्हाट इज़ मास? द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। जो भी बॉडी है उसके अंदर मैटर की जितनी भी क्वांटिटी मौजूद होती है उसे हम मास कहते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम। अब हम देख लेते हैं कि मैटर क्या है आखिर, कि उसकी जो क्वांटिटी होगी उसे मास कहते हैं। अब मैटर क्या होगा? व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल टीवी, टेबल, वाटर, गैस, एयर, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। कि मैटर वो चीज़ है जो कि जगह भी घेरती है और उसका अपना वज़न भी होता है। जैसे टेबल है, वो उसने एक जगह घेरी होती है और उसका एक वज़न भी होता है। जैसे बॉटल है, बुक जगह भी घेरती है, उसका अपना मास भी है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब नॉन मैटर थिंग्स वो होंगी, द थिंग्स दैट डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस और डू नॉट हैव मास आर कॉल्ड नॉन मैटर। उसे हम नॉन मैटर कहते हैं। जैसे कि कोई डाटा स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क हो गया, या फिर फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, इसे हम कहते हैं नॉन मैटर। अब हम देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। नंबर 1 पे है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड वो चीज़ होती हैं जो हार्ड होती हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, इस टाइप की चीज़ें। और लिक्विड वो होते हैं जो फ्लूइड्स होते हैं, जिस तरह के पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और गैस जो कि हवा में उड़ जाती हैं, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये वो। और प्लाज्मा जो उसकी 4th स्टेट है, वो हमारे पास ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अब हम देख लेते हैं कि वेट क्या है। मास तुमने पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं कि वेट क्या है। वेट इज़ अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स। वेट वो फोर्स है जिसके अंदर अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है एक बॉडी को टुवर्ड इट सेंटर, अपने सेंटर की तरफ। अब हम देख लेते हैं कि जैसे कि वेट इज़ अ फोर्स, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेट का फार्मूला क्या होता है? W इज़ इक्वल टू एम जी, जी इज़ इक्वल टू W बाई एम, विच इज़ इक्वल टू F बाई एम। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, कि मास और वेट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले होगा मास is the characteristic of a body which determines the magnitude of acceleration when a force is applied to it। कि मास वो कैरेक्टरिस्टिक है एक बॉडी की जो कि हमें बताती है, जो डिटरमाइन करती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जो उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है उसका मैग्नीट्यूड बताती है जब भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं हम। वेट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ मास टूवर्ड इट सेंटर। ये वही डेफिनेशन है जो हमने अभी पहले पढ़ ली है वेट की। सेकंड पे क्या है कि मास जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, बट वेट जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पे है कि मास रिमेन सेम एवरीवेयर। मास हर जगह सेम रहता है, और बट जो वेट होता है वो वेरीज एज जी वेरीज। कैसे? जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी ऐसे ही हमारे पास जो वेट है वो चेंज होता रहेगा। उसके बाद है मैथ चौथा है कि मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। कि मास जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट जो वेट होता है बॉडी का वो कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद है जी क्वेश्चन, जो इसका 5 पॉइंट है वो है यूनिट इसका है किलोग्राम। किलोग्राम और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। उसके बाद है जी मास कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। के जो मास है उसे हम फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करते हैं, जबकि वेट कैन बी मेड बाय स्प्रिंग बैलेंस। उसके बाद है नंबर 7 पे मास इज़ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, जबकि वेट जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद नंबर 8 पे है मास इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी। ये डिपेंड नहीं करता पोजीशन ऑफ बॉडी पे, बट जो वेट होता है वो डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। उसके बाद नंबर 9 पे है मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला F इज इक्वल टू ma और वेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला W इज इक्वल टू mg। अब हम देख लेते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाएँ, देखें, समझें, उसको पढ़ें। और अगर कुछ नहीं समझा था तो मुझसे पूछें। फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी कैंपस में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। उसके बाद है जी इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। कि कोई भी एक्शन है उसका इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एक रैंडमली अननोन कोई भी शख्स आता है, आपको थप्पड़ लगा जाता है। अब उसने ये सबसे पहले किया है एक्शन, अब आपने उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देना है। अब आपने सेम टू सेम वैसे ही थप्पड़ उसको वहाँ ही मारना है जहाँ उसने मारा है, बट आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में किया है, तो ये होगा रिएक्शन। उसने एक्शन किया, आपने रिएक्शन कर दिया, सेम किया बट ऑपोजिट डायरेक्शन में किया। होएवर एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज।
एक्शन जो है वो उसने आपको किया था और जो रिएक्शन था आपने उसको किया, तो डिफरेंट बॉडीज़ पे होता है। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ अ बॉडी इज़ डाउनवर्ड वाइल पुश ऑफ टेबल इज़ अपवर्ड, यानी कि अगर हम टेबल को अपवर्ड पुश करते हैं तो वेट जो है बुक का वो डाउनवर्ड जाता है। तो ये देखिए आपने एक्शन किया कि टेबल को अपनी तरफ खींचा, अपवर्ड किया, ऊपर की तरफ खींचा, बट जो बुक है वो नीचे की तरफ जा रही है, ये इसका रिएक्शन हुआ है। जैसे आप बुलेट लीविंग अ गन मूव फॉरवर्ड वाइल द गन रिकॉइल बैकवर्ड, यानी कि अगर एक गन है उसको हम उसे शूट करते हैं तो जो बुलेट है वो आगे जाती है, आगे किसी को लगती है, तो जो गन है वो उसको हम पीछे करते हैं तो तब जाके वो बुलेट आगे होती है। तो ये आपने एक्शन किया, उसका पीछे रिएक्शन हुआ। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो पेयर्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज, इसमें जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इक्वल होंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होगी, ऑन डिफरेंट बॉडीज, जहाँ पे एक्शन हुआ है वो बॉडी अलग होगी, जहाँ पे रिएक्शन हुआ है वो बॉडी अलग होगी, एक्टिंग ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंशन क्या है। द फोर्स एक्सर्टेड अलोंग अ स्ट्रिंग ड्यू टू लोड ऑन वन और बोथ एंड ऑफ स्ट्रिंग, के अगर एक स्ट्रिंग है उसका एक एंड है या दूसरा एंड है, दोनों एंड के ऊपर या किसी एक भी एंड के ऊपर अगर लोड है, उस लोड की वजह से जो फोर्स वजूद में आती है उसे हम टेंशन कहते हैं। और एज टेंशन इज़ अ फोर्स सो इट्स ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन। जैसे कि आप जानते हैं कि टेंशन एक फोर्स है, फोर्स की वजह से बनती है, इसीलिए जो टेंशन का यूनिट होगा वो हमारे पास न्यूटन होगा। अब इसके हम दो केसेस देख लेते हैं। सबसे पहले केस वन है। केस वन में क्या है, बॉडीज़ एट रेस्ट। केस वन में बॉडीज़ रेस्ट पे होंगी और केस टू में हमारे पास बॉडीज़ जो होंगी वो इन मोशन होंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉडीज एट रेस्ट अंडर टेंशन वर्टिकली अंडर ग्रेविटी, कि ये ग्रेविटी ड्यूरिंग ग्रेविटी ये काम होगा और क्या होगा, जो टेंशन है वो वर्टिकल होगी। जैसे हमारे पास ये फिगर है केस वन की, कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कुछ मास पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, और वर्टिकल में एक हमारे पास वेट भी पड़ा हुआ है। अब टेंशन है उसका टी का एरो जो है वो ऊपर है और वेट का जो एरो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि टी एंड डब्ल्यू आर थर्ड लॉ ऑफ फोर्सेस, के टेंशन और वेट जो है वो थर्ड लॉ ऑफ फोर्सेस है। हमें पता है कि थर्ड लॉ ऑफ फोर्सेस जो होती हैं उनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखें टेंशन जो है टी, इसका साइन ऊपर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और जो डब्ल्यू है उसका साइन एरो जो है वो डाउनवर्ड है, यानी कि जो वेट है वो डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम जी के। अब डायरेक्शन इनकी जो है वो ऑपोजिट होती है। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमारे पास हमें पता है कि एस इज़ इक्वल टू वी टी होता है, एस इज़ इक्वल टू वी टी। अब वी जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वी आई प्लस वी एफ बाई टू। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी आई प्लस वी एफ की जो वैल्यू थी हमारे पास ऊपर जो आई है वी आई प्लस ए टी, वो हमने पुट कर दिया, डिवाइड बाई टू कर दिया है, और टी हमारे पास आगे जो फार्मूले का होता है एस इज़ इक्वल टू वी टी। अब हमने क्या किया है, टू को इन सब के साथ डिवाइड कर दिया, वी आई और वी आई, टू और वी आई बन जाएंगे, टू वी आई टी डिवाइड बाई टू आ गया, प्लस ए टी डिवाइड बाई टू आ गया, और साथ टी भी आ गया दूसरे वाला। ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा वी आई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्केयर। ये दो टी थे तो ए टी स्केयर बन जाएगा। ये हमारे पास है केस वन। अब हम देखते हैं केस टू क्या है। अब हम इसका केस बी देखते हैं, जो कि हमारे पास बॉडीज़ इन मोशन अंडर टेंशन वर्टिकली अंडर ग्रेविटी, कि बॉडीज़ जो है वो हमारे पास मोशन में है अंडर टेंशन वर्टिकली अंडर ग्रेविटी। तो हमारे पास जो इसकी डायग्राम है पहले वो देख लेते हैं। एक सर्कल है, उसके बाद दो स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर दो मास है, एक M1 है दूसरा M2 है। M1 जो है इसकी टेंशन का एरो ऊपर है, यानी कि इसकी टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, बट फोर्स का एरो डाउनवर्ड है, यानी कि फोर्स हमारे पास जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो F1 इज इक्वल टू माइनस M1 ए होगा, और F2 हमारे पास, F2 का एरो भी अपवर्ड है, टेंशन का एरो भी अपवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन एक जगह पे है, इसलिए F2 हमारे पास होगा F2 इज इक्वल टू M2A। अब देख लेते हैं हम सबसे पहले कि हम इसकी डेरिवेशन कैसे लिखेंगे। डेरिवेशन को लिखने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि टेंशन माइनस वेट, पहले हम W1 का कर लेते हैं। टेंशन माइनस वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल है। फोर्स हमारे पास W1 है तो M भी वन आएगा, F भी वन आएगा। उसके बाद है हमारे पास माइनस M1
ए, यानी कि फोर्स हमारे पास किसकी इक्वल होती है, m1 a की इक्वल होती है। अब हम देख लेते हैं कि ये टी है, टी ऐसे ही रहेगा, माइनस डब्ल्यू का हमारे पास फार्मूला होता है वेट इज इक्वल टू एम जी, तो m1 जी आ गया, यहाँ पे हमारे पास बन गया माइनस m1 a। अब यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, टी हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ये नेगेटिव m1 जी है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, m1 जी माइनस m1 a। पहले हमने वेट 1 किया था, अब हम सेकेंड वेट के बारे में करेंगे, तो वो कैसे होगा, टी माइनस W2 आ जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास F के इक्वल होता है, फोर्स B2 आ जाएगी। यहाँ पे M1 हमने लिखा था तो यहाँ हम लिखेंगे M2A। अब यहाँ पे जो हमारे पास F1 थी, इसकी डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट थी, इसलिए नेगेटिव आया था, इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। यहाँ से भी हम T की वैल्यू निकालेंगे, T ऐसे ही रहेगा, साथ में माइनस है तो माइनस आ गया, W की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, m2g आ गया, यहाँ पे वेट हमारे पास mg के इक्वल होता है ना, तो यहाँ 2 है W2, तो यहाँ पे भी m2 आएगा हमारे पास, और फिर हमारे पास m2a है, ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m2a प्लस m2g। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों जो t की वैल्यू है, एक तो ये हमारे पास t की वैल्यू निकली है ये वाली, और दूसरी हमारे पास t की वैल्यू निकली है ये वाली, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर इक्वल करा देना है, क्योंकि दोनों t हमारे पास इक्वल होते हैं, तो हमने इन दोनों t की वैल्यूज़ को इक्वल करा देना है। पहले हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास m1g माइनस m1a इक्वल्स टू ये वाली आ गई m2a प्लस m2g, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अब हमने क्या करना है, जो जी वाली हैं वो एक साथ कर लेंगे, और जो ए वाली हैं वो एक साथ कर लेंगे। ये हमारे पास है m1g, यहाँ पे g पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव m2g आ गया, इज इक्वल टू ये हमारे पास m2a था, m1a नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव m1a आ गया। अब यहाँ से g कॉमन है, इधर भी a कॉमन है, तो इधर हम g को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बन जाएगा m1 माइनस m2, जी बाहर आ गया, इधर भी ऐसे ही है, m2 ये प्लस है, प्लस m1 a इधर से कॉमन आ गया। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इधर ही रखेंगे हम, ये a इधर ही रहा, जो ये वाला इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास m1 माइनस m2, साथ g था हमारे पास पहले ही, नीचे हमारे पास ये जो है इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा m2 प्लस m1, ये हमारे पास आ गया ए का आंसर। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसके अंदर, इन दोनों में। ये हमारे पास ऊपर जो वैल्यू निकली हुई है ना, एक तो हमारे पास टी की निकली हुई है और दूसरी भी हमारे पास टी की है, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू में हम पुट कर देंगे ताकि हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो आ जाए, या टेंशन की वैल्यू हमारे पास सही आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली सेकंड वाली है ना जिसमें पॉजिटिव है, यानी कि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसके अंदर हम पुट कर देंगे ए की वैल्यू। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या था, टी इज़ इक्वल टू m2, ए की जगह ए की वैल्यू पूरी आ गई जो कि हमारे पास है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, उसके बाद है प्लस m2g, तो वहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस m2 और g, टी हमारे पास इधर है। अब यहाँ पे देखें m2 भी है और इसके साथ g भी था, यहाँ पे हमारे पास m2 और g जो है ये कॉमन है, तो m2 और g को हम कॉमन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से m2 गया g गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, ये हमारे पास बचा, और साथ में हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, ये m2g गया तो इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ बाहर से m2g आ गया। कॉमन आपको पता है कैसे लेते हैं, जो इसमें और इसमें दोनों में हो उसको हम अलग कर लेते हैं, और अब यहाँ पे इसको ले लिया था तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से m2 और g हमने लिया तो हमारे पास बन गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 प्लस 1 आ गया।
अब टी की हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, तो अंदर वाले को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, ये है m2 प्लस m1, एलसीएम लेते हैं। कैसे हम करेंगे, यहाँ पे तो नीचे m2 प्लस m1 है, तो m1 माइनस m2 आ गया, प्लस हम क्या करेंगे, इसको इधर भी यानी कि क्रॉस कर देते हैं ना, एलसीएम जब लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इधर ऊपर हमारे पास आ जाएगा m2 प्लस m1 प्लस m1, ये हमारे पास आ गया। साथ में बाहर हमारे पास मौजूद है m2 और g। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को खोलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। m1 माइनस m2 प्लस m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, ये हमारे पास मौजूद था। ये देखिए माइनस m2 प्लस m2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ये m2 और g इधर ही आ गया। हमारे पास बन गया है 2m1 और नीचे हमारे पास है m2 प्लस m1 और बाहर हमारे पास है m2 और g, ये हमारे पास t की वैल्यू है। अब देखिए हमारे पास t की वैल्यू क्या बन गई है, t इज़ इक्वल टू 2m1, ये m2 भी है, m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास g, ये हमारे पास बनी है टेंशन की वैल्यू। केस बी में हमने क्या किया, सबसे पहले t की वैल्यू निकाली है F1 लगा के, फिर हमने F2 लगा के t की वैल्यू निकाली है। उसके बाद हमने क्या किया है, इन दोनों को इक्वल कर दिया। जब इन दोनों को हमने इक्वल किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। a यहाँ पे एक्सेलरेशन था, a की वैल्यू आई है। a की वैल्यू को हमने इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दी, तो मैंने आपको बोला है कि आप दोनों में पुट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। बट मैंने पॉजिटिव वाले में पुट किया जहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी, ताकि ईजिली हमारा आंसर आ जाए। तो ये जो हमारी सेकंड t की वैल्यू थी m2 वाले में, हमने इसकी वैल्यू पुट की है। जब हमने इसकी वैल्यू पुट की है तो फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, हमारे पास ऊपर बच गया है m2 m1, 2m1 हमारे पास बना है ऊपर और साथ में m2g बना है, और एंड पे हमारा टेंशन का आंसर आ गया t इज इक्वल टू 2m1 m2g ओवर m2 प्लस m1। अब हम देखते हैं कि मोमेंटम क्या है। वट इज़ मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट जैसे मास और वेलोसिटी का यूनिट है तो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन सेकंड, जो कि हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और मोमेंटम जो है वो हमारे पास उसका फार्मूला है मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास क्रॉस वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम इज़ इक्वल टू mv। अब हम देखते हैं कि हम मोमेंटम को कैसे और एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एंड टेक प्लेस इनटू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि एफ जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा। अब एम ए हमारे पास एक्सेलरेशन का हमें पता होता है डेल्टा वी बाई टी होता है, तो ये हमारे पास हो गया। ऊपर हमारे पास मास और वेलोसिटी बन गया, मास और वेलोसिटी हमें पता है कि मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम बाय टी बन जाएगा एफ इज इक्वल टू डेल्टा मोमेंटम बाय टी, जो कि हमारे पास एक अनदर स्टेटमेंट होती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ हमें क्या बताता है, व्हेन टू और मोर बॉडीज कोलाइड देयर इज नो नेट चेंज इन मोमेंटम प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज कोलाइड करती हैं उनके दरमियान जो मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। दस इफ़ देयर इज़ नो चेंज देन द मोमेंटम ऑफ bodies before collision has to be equal to the momentum of the same bodies after collision, कि जब कोई भी चेंज नहीं हो रहा मोमेंटम में तो फिर क्या होगा कि जो मोमेंटम होगा बॉडीज़ का बिफोर कोलिजन वो भी इक्वल होगा और आफ्टर कोलिजन भी इक्वल होगा। अब हम देख लेते हैं मोमेंटम ऑफ बॉडीज़ बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या है, m1 प्लस m2 और मोमेंटम ऑफ सेम बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन क्या है, m1 प्लस m2 अब ये दोनों इक्वल हैं, m1 प्लस m2 इक्वल है हमारे पास m1 m2 के। अब हम इसकी एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि हमारे पास व्हेन वी फायर अ गन द बुलेट गोज़ फॉरवर्ड एंड द गन रिकॉइल, कि जब हम फायर करते हैं गन से तो बुलेट जो होती है वो आगे जाती है और गन रिकॉइल की गन को हम पीछे करते हैं। आपने मूवीज़ में या देखा होगा कि गन को हम पीछे करते हैं तो बुलेट जो है वो आगे फॉरवर्ड होती है। अब ये देखें m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू 0 है और m1 प्लस m2 हमारे पास। अब बोथ है एट रेस्ट के, जब दोनों रेस्ट पे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इधर भी ऐसे ही होगा m1 इज इक्वल टू
माइनस, अब यहाँ पे प्लस M2V2 था ना, दूसरी साइड पे जाके माइनस M2V2 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास M1V1 इज़ इक्वल टू, इधर से भी ऐसे हुआ, उधर ले गए माइनस M2V2 आ गया। यहाँ पे V1 की वैल्यू हम निकालेंगे, V1 इधर रखेंगे, बाकी सारे उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस M2 डिवाइड बाई M1 V2 आ गया। दूसरी साइड पे हमारे पास V2 की वैल्यू हम निकालेंगे, जो कि हमारे पास बनती है माइनस M1 डिवाइड बाई M2 V1। देखा दोनों सेम ही है, इनमें इनके मोमेंटम में चेंज इतना नहीं आया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, कि इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोमेंटम, कि जब भी कोई मोमेंटम होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो कि हमारे पास फ्रिक्शन होती है। जैसे कि व्हेन एवर टू सर्फेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर, कि जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, द फोर्स विच डू नॉट अलाउ द मोशन टू टेक प्लेस इज़ नोन एज अ फ्रिक्शन, कि जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करती हैं तो वो फोर्स जो कि इनको अलाउ नहीं करती, जो इनको मोशन नहीं होने देती, वो होती है फ्रिक्शन। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। व्हीकल्स कैन मूव, के व्हीकल्स जो हैं वो इजीली मूव कर सकती हैं, गाड़ियाँ, जो बसेस, जो भी व्हीकल्स होते हैं वो रोड के ऊपर इजीली मूव कर लेते हैं। दूसरा है व्हीकल कैन स्टॉप अप्लाई ब्रेक्स, कि जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो व्हीकल्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। देखिए ना कि अगर एक गाड़ी चल रही है और रोड है, रोड के ऊपर वो मूव कर रही है ना, तो वो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रही है। मशीन जो है वो काम कर सकती हैं, मशीन कैन वर्क, वी कैन वॉक, we can do work, a pencil can be held, a nail can be fixed in the wall, के फ्रिक्शन की वजह से ही एक जो कील होता है उसको हम दीवार में फिक्स कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते हैं जो कि हमारे पास है। एनर्जी इज़ लॉस्ट, कि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट होती है, वेस्ट हो जाती है। सेकंड पे है वीयर एंड टीयर्स ऑफ मशीन इंस्ट्रूमेंट्स, के मशीन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। वीयर एंड टीयर का मतलब है ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद है मोर फ्यूल इज़ कंज्यूम्ड, कि बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है। उसके बाद जो नंबर 4 पे है वो हमारे पास है पार्ट एंड मशीनरी नीड रिप्लेसमेंट, के बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं मशीन के जो कि रिप्लेस होने होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं। लुब्रिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, लुब्रिकेशन वो होती है जो हम कोई भी चीज़ है, जैसे हम उसको ग्रीस लगाते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं चल रही, कोई मशीनरी का कोई पार्ट नहीं चल रहा, जैसे अगर हम घर में कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं तो उसकी मशीन अगर कभी ख़राब हो जाए तो हम उसको लुब्रिकेट करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, यानी कि उसके अंदर ऑयल डालते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर चिकनाई आ जाती है और वो मशीन जो है वो प्रॉपर्ली काम करने लग पड़ती है। फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, फिर हमें लुब्रिकेशन करनी पड़ती है। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की हमारे पास इधर जो हमने पढ़नी है वो 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जब बॉडी जो है वो रेस्ट पे होती है तो वो जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन द ग्राउंड द फ्रिक्शन इज़ रोलिंग फ्रिक्शन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन करते हैं यानी कि गोल गोल घूमते हुए नीचे ग्राउंड तक आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद है जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज प्रेजेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड विद अदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, स्लाइड करता है, तो उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद है लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, a slight more increase in force is going to cause motion is known as limiting friction, कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए तो एक स्लाइटली मोर इंक्रीज हो जाता है फोर्स में, जिसकी वजह से जो होती है मोशन होती है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हमारे पास है कि हाउ टू कैलकुलेट फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन वेट, कि फ्रिक्शन किस पे वेट डिपेंड करती है, वेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे ही यानी कि द लार्जर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट द लार्जर द फ्रिक्शन वुड बी, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वेट, यानी कि फ्रिक्शन जो होती है वो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जितना ज़्यादा वेट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कोई चीज़ होती है तो उसका मतलब क्या है कि वेट बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी। अगर वेट कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगी। and weight and the reactant of the reaction of the surface are identical, कि जो हमारे पास वेट होता है वो और जो रिएक्शन होता है ना सरफेस का, वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि वो तकरीबन तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो इस वजह से हम वेट की जगह रिएक्शन लिख देंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R, और F इज़ इक्वल टू म्यू, और म्यू जो है वो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का। और अब हमारे पास देखें W इज़ इक्वल टू mg, वेट हमारे पास mg के इक्वल होता है, तो WR
आर भी फिर हमारे पास वेट के इक्वल होता है ना, आर हमारे पास क्या है रिएक्शन, तो रिएक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है एम जी के। तो हमारे पास बन गया एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। अब हम देख लेते हैं कि हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, पॉलिश सर्विसेज, कि हम सर्विसेज को पॉलिश करें, अप्लाई लुब्रिकेंट्स के लुब्रिकेंट्स अप्लाई करें, मैंने आपको पहले बताया लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। फिर यूज़ रोलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन एवर पॉसिबल, बॉल बेरिंग, इस तरह के रोलिंग ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ करें। उसके बाद है स्ट्रीमलाइन द ऑब्जेक्ट, स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट्स की शेप ऐसी बना दें कि वो इजीली मूव कर सकें। जैसे शिप्स हैं हमारी, एरोप्लेन्स हैं, आपको पता है थोड़ी सी आगे से हल्की सी ट्रायंगल शेप उनकी होती है, आगे से जो उनका उनकी टॉप होती है, उनके जो हेड होता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। जो एरोप्लेन्स हैं, ये जो शिप्स हैं, बहरी जहाज़ जो होते हैं, जो उनकी शेप आपको पता है, जो कश्तियाँ होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, वो इसलिए होती है ताकि वो इजीली मूव कर सकें। तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि मास क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, फिर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखी, फिर हमने देखा कि मास में और वेट में डिफरेंस क्या है। देन हमने पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू ग्रेविटी देखी, उसकी हमने 2 केसेस देखे। जो सेकंड केस था वो थोड़ा सा लेंथी था, तो मैंने आपको पेपर पे करके दिखाया कि वो कैसे, केस 2 की डेरिवेशन अगर पेपर में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद हमने मोमेंटम देखा, फिर लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम देखा। उसके बाद हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने फ्रिक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, फिर उसकी हमने टाइप्स देखी, फिर हमने देखा कि हम फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और मेथड बताएं कि हम फ्रिक्शन को किन मेथड्स के ज़रिए कम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।